गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जो हमें मिला था कुछ ऐसा मिला था। ठीक है, यह जो है F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यह जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आज अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए यह कोई आवेश है और इसके चारों ओर क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई आवेश है ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र। और मान लीजिए प्लस आवेश है और यहाँ इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई प्लस आवेश ले आए तो क्या होगा, यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर ढकेलेगा। लेकिन यदि इसके स्थान पे कोई ऋण आवेश ले आए तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन जब इन दोनों को हम बाहर ले जाएं, प्लस आवेश को और माइनस आवेश को, तो ये क्या करेगा, इन पर कोई बल नहीं लगाएगा। क्यों कोई बल नहीं लगाएगा? क्योंकि वह इस क्षेत्र से बाहर है। बात समझ में आई? वह इस क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वह उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q है। ठीक है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट में कोई एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। कोई एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, और इसको पढ़ते हैं Q0। ठीक है, Q0 क्या है, एक परीक्षण आवेश, कोई एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। तो Q क्या करेगा, यह जो आवेश है इस पर एक बल लगाएगा। ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्योंकि ये इस पर बल लगा रहा है, क्यों क्या कर रहा है, परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है। अगर हम इसकी विमा देख लें तो क्या हो जाएगा, mL T-2/AT ये होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mL T-3/1। ठीक है, ये इसकी विमा आ गई। अब हम बात कर लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है।
माना किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, मान लो कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखता हूं, मान लीजिए यह कोई क्या है, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धनावेश रखा हुआ है और इस धनावेश से r मीटर की दूरी पर, और इस धनावेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मान लेते हैं इस धनावेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इसके कारण, यानी कि ये जो धन आवेश है इस परीक्षण आवेश पर, ये क्या है, धनात्मक परीक्षण आवेश, ये भी पॉजिटिव परीक्षण आवेश है, सॉरी ये पॉजिटिव आवेश है और ये पॉजिटिव परीक्षण आवेश है। ठीक है, यानी कि इस पॉजिटिव परीक्षण आवेश पर किसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। तो ठीक है, परीक्षण आवेश पर Q के कारण लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई epsilon 0 × K Q1 × Q0/r² न्यूटन। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अतः अब क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी स्टूडेंट्स, वह होगी आपका, क्या निकला था, F = क्या निकला था, E = निकला था F/Q0, ये निकला था, यानी कि E = F/Q0 ये निकला हुआ था। हम मान लो ये यहाँ पे पुट कर दें 1/F की जगह पे हम पुट कर दें 1/4 पाई epsilon 0 × K, और ये हो जाएगा Q1 Q0/r², और ये क्या है, Q0 है, रख दें तो क्या आ जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E = 1/4 पाई epsilon 0 × K Q1/r², न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लें, मान लीजिए माना, ठीक है, कैपिटल K = 1, कैपिटल K = 1 किस स्थिति में होता है, कैपिटल K = 1 होता है आपका वायु अथवा निर्वात के लिए, सॉरी K = कितना होता है, 1 किसके लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K = 1 होता है। ठीक है, हम मान लें E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा Q1/r² न्यूटन प्रति कूलम निकल गई। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम चल गई। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं।
देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र आवेश क्या करता है? गति करता है। स्वतंत्र आवेश गति करता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टूडेंट्स वे रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र आवेश गति करता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं स्टूडेंट जिन पर स्वतंत्र धन आवेश, यहाँ पे होगा धनावेश, स्वतंत्र धन आवेश क्या करता है? गति करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होगी वह होगी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। ठीक है, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यानी कि ये जो है, अगर मैं ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं और ऐसे कर दूं तो ये क्या हुआ? ये धन आवेश से चली और ऋण आवेश की ओर चली गई। ये धन आवेश की ओर, धन आवेश से चली और ऋण आवेश की ओर चली गई। बात समझ में आया? अब हम इसमें सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि धन आवेश के लिए हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि वैद्युत धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत धन आवेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वे आवेश से, यानी कि आवेश से आरंभ होकर कहाँ जाती हैं? अनंत को जाती हैं। ठीक है, और ऋण आवेश के लिए जो वैद्युत रेखाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वे अनंत से आरंभ होकर आवेश की ओर, यानी कि आवेश की ओर आती हैं, ऋण आवेश की ओर आती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, वे हमेशा प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। मान लीजिए कि तीसरा पॉइंट ले लूं, मान लीजिए कि दो प्लस आवेश हैं, ये दो प्लस आवेश हैं, ये दो माइनस आवेश हैं। ठीक है, तो प्लस आवेश के कारण क्या होगा? कोई बल रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर हटेंगी। ठीक है, इन बल रेखाओं के कारण, इन पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगी? नफरत करेंगी, दुश्मनी है इन दोनों के आपस में। ठीक है, इसलिए
ये एक दूसरे से दूर हटेंगी। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी कि प्लस का मतलब प्लस से दूर जा रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस की तरफ आ रही हैं, माइनस की तरफ आएगी। यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं माइनस की तरफ आएंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट। मान लीजिए ये कोई वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, ये कोई वैद्युत बल रेखा है, चल नहीं रहा है ये, मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई वैद्युत बल रेखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई वैद्युत बल रेखा है, तो देखिए इस पर अगर हम कोई स्पर्श बिंदु बनाएं तो ये इस तरफ जाएगा, पहला है ये। अगर इस पे कोई स्पर्श बिंदु बनाएं तो यूं जाएगा, इस पे कोई स्पर्श बिंदु बनाएं यहाँ पे तो यूं जाएगा, और इस पे कोई स्पर्श बिंदु बनाएं तो वो यूं होगा, और इस पे कोई स्पर्श बिंदु बनाएं तो ये कैसे होगा, यहाँ से ये यूं जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पर्श बिंदुएं होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या करती हैं, ठीक है, इस बिंदु पर क्या कर दिया हम लोगों ने, ये इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, और जो स्पर्श रेखा होती है स्टूडेंट्स ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, ये होती हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। और पांचवा पॉइंट हम ले लें स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, 1 2 3 और यहाँ पे हमने 0.4 मान लिया। ठीक है, और हम इस पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये हो गया आपका E1। ठीक है, ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका E3 और क्या हो गया E4। ठीक है, तो मान लीजिए ये हम मान लेते हैं कि ये जो E1 है वो क्या करता है, ये कोई एरिया कवर्ड कर लेता है, और E2 भी कोई एरिया कवर्ड करता है, और E4 भी कोई एरिया कवर करता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रबल होगा और कौन सबसे ज़्यादा दुर्लभ होगा। ये देखिए जो E1 है ये 1 2 3 4 यानी कि 4 वैद्युत रेखाएं को कवर कर रहा है, यानी कि E1 इक्वल टू 4 और ये E2 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 और ये E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और ये E4 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो इसमें सबसे प्रबल कौन है E1। ठीक है, तो E1 सबसे प्रबल है, फिर E3 है, फिर E4 है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्या गिर गया, नेक्स्ट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, ये दो विद्युत रेखाएं हैं। ये दो क्या हैं, दो विद्युत रेखाएं हैं जो एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा, दो क्या बनेगा, दो विद्युत रेखाएं बनेंगी, जो कि संभव नहीं है। क्या करेगा, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं बनेंगी जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत रेखाएं हैं, ठीक है, और इन पे कोई स्पर्श रेखा हमने किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ, परिमाण ले लें और दिशा ले लें, ठीक है, परिमाण लें, दिशा ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए स्पर्श रेखाएं क्या हैं, इस सब सारे मतलब इस पे सब पे हमने इस बिंदु, जो बिंदु पर हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, तो क्या हुआ, स्पर्श रेखाओं खींचने के बाद हम ये देखते हैं कि सारी जो दिशाएं हैं बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। जो दिशाएं हैं कोई ऐसे नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए दिशा क्या हो गई, नियत हो गई, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का अंतर है, इन सभी के जो बीच का अंतर है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये परिमाण भी क्या हो गया, नियत हो गया। और हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं इसी में, तो मान लीजिए ये हो गया कोई वैद्युत बल रेखा है, इस पर अगर हम कोई स्पर्श बिंदु खींच दें, इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये देखिए ये यूं जा रहा है, ये कुछ अलग जा रहा है, यानी कि ये यूं आ रहा है, ये यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसलिए इसका जो परिमाण होगा, इसकी जो दिशा होगी वह नियत नहीं होगी, नियत नहीं होगी। और परिमाण तो इक्वल होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप, इन तीनों के बीच का जो गैप है वो सेम है, इसलिए परिमाण क्या हो गया, नियत हो गया। अब इसी पे हम समझ लें कि अगर मान लीजिए ये है कोई वैद्युत रेखाएं हैं, तो हम देख रहे हैं स्पर्श बिंदु देख रहे हैं, स्पर्श रेखा बना रहे हैं इस बिंदु पर, स्पर्श रेखा हम बना रहे हैं इस बिंदु पर, तो क्या देख रहे हैं, सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, सबका स्पर्श बिंदु ही अलग अलग हैं, तो ये दिशा क्या होगी, नियत नहीं होगी, और इनके बीच का अंतर कोई मतलब ही नहीं है, तो ये परिमाण भी क्या होगा, नियत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये प्रॉपर्टीज जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमेशा आपके एग्जाम में आती है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे जो बचा हुआ है उसको बाद में भेजा जाएगा। थैंक्स।